हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है वेधशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार में जो है एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। तो फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस आपको हम समझाएंगे। आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वह यहाँ पर पहले ही दिखा दिया गया है कि 5 नवंबर को हमारा फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। डेट बढ़ाया नहीं जाएगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, पुलिस और निरीक्षक सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। लेवल 6 से 1275 यहाँ पर रिक्तियों की संख्या है। और कुछ ज़रूरी बातें जो हमें जानना बेहद आवश्यक है। 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, 5 नवंबर तक, यानी 1 महीने का समय आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। चलिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ज़रूरी चीज़ें यहाँ से आपका प्रारंभ होती है दोस्तों। 1 अगस्त 2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होंगी, यानी उम्र सीमा की बात कर रहा है। आपका उम्र जो है दोस्तों 1 अगस्त 2023 को तक निर्धारित किया जाएगा। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, यानी उम्र सीमा जो बताई गई है उसके अनुसार अगर आप आते हैं, अगर उससे कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं आपको विभिन्न श्रेणियों के सापेक्ष आपको वरीयता भी प्रदान की जाएगी, उसमें आरक्षण भी दिया जाएगा। देखिए, सामान्य कोटि के लिए या राज्य से बाहर के लिए लोगों को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर आप महिला हैं तो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। यह सामान्य के लिए या जो बिहार राज्य से बाहर के हैं उनके लिए यह निर्देश दिया गया है। ओबीसी के लिए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र देखिए 20 वर्ष से 40 वर्ष दिया गया है। यानी अगर आप बिहार राज्य के हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वह भी 1 अगस्त 2023 तक। आगे देख लेते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST की पुरुष और महिलाओं या थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर 20 वर्ष से 42 वर्ष का यहाँ पर प्रावधान है कि आपकी उम्र इसी के बीच होनी चाहिए। अन्य राज्य के चाहे किसी वर्ग में हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST से हो, चाहे थर्ड जेंडर में हो, वे सभी सामान्य के अंतर्गत ही माने जाएंगे। चलिए, शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। यह सिर्फ एक विहित अर्हताएं हैं, ठीक है। अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं तो आप असफल घोषित हो जाएंगे, तो इसको आपको पूरा करना अनिवार्य है दोस्तों। देखिए, ऊंचाई की बात करूं तो सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और अदर स्टेट के लिए भी यही है। अदर स्टेट के लिए भी दोस्तों यही है, सामान्य के अंतर्गत ही चयन होगा, तो 165 सेंटीमीटर उनका भी होना चाहिए अगर आप अदर स्टेट से हैं। देखिए, ओबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना यहाँ पर अनिवार्य है। सीना की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सीना सिर्फ यहाँ पर पुरुषों के लिए दिया गया है। अनारक्षित या सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर जो है सीना होना चाहिए, बिना फुलाए। फुलाने के बाद दोस्तों सीने 86 सेंटीमीटर फूलना चाहिए न्यूनतम, और 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाने पर। आपका सीना अगर 81 सेंटीमीटर का है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। देखिए, सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। वहीं SC ST के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए यहाँ पर 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर अंतर होना चाहिए। यह पुरुष वर्ग के लिए है। महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होगी। जो महिला वर्ग से बिलोंग करती हैं उनके लिए यह मापी नहीं होगी, और विवाहित महिलाओं के लिए भी इसमें जो है निर्देश दिए गए हैं, उसे भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। हम आपको आगे बताएंगे जैसे ही वह आएगा। देखिए, वज़न की बात कर लें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम, यानी 48 किलो न्यूनतम वजन होना अनिवार्य है, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, ठीक है। थर्ड जेंडर के लिए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जो उनका शारीरिक मापदंड होगा वह पिछले वर्ग की महिला के समान ही होगा।
लेकिन अगर आयु सीमा में छूट की बात करें तो दोस्तों उनके आयु सीमा में छूट जो है SC/ST के समान किया जाएगा। देखिए प्रतियोगी परीक्षा लिखित प्रतियोगी परीक्षा में क्या कह रहा है, आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पात्र जो है बहुविकल्पी होंगे, जो पेपर हैं वह बहुविकल्पी होंगे। तो इसमें पहले आप जिन्होंने भी आवेदन जो भी इसमें आवेदन करेंगे उनके आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी या उन्हें जांचा जाएगा। ठीक है, अगर वह सही पाए जाते हैं, जो भी उन्होंने जानकारी दी है वह पूर्ण रूप से सही पाए जाते हैं, तो केवल उन्हीं को परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। और परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल चेकअप भी होंगे। देखिए प्रथम चरण की परीक्षा क्या कर रही है, प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक का होगा। ठीक है, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 2 घंटों की अवधि होगी। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए माने जाएंगे। देखिए अगर आप 30 से कम प्राप्त करते हैं तो आपको इसमें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आप मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर 30% अंक आप प्राप्त करते हैं तो आपको जो है इसमें मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। तो आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। यानी जितने लोग इसमें चयनित होंगे प्रारंभिक परीक्षा में उसके 20 गुना लोगों को जो है यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, 20 गुना लोगों का चयन लिया जाएगा। अगर 20 गुना लोग नहीं हो पाते हैं, कम ही लोग चयनित होते हैं, तो यह जो अनुपात है दोस्तों घटा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अनुपलब्धता के दशा में अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। ठीक है, तो 30% आपको लाना अनिवार्य है, उससे कम लाएंगे तो आप जो है द्वितीय परीक्षा में नहीं दे पाएंगे, द्वितीय चरण की परीक्षा। देखिए दूसरे चरण में क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। ठीक है, उसमें एक ही प्रश्न पत्र था, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा, समय 2 घंटा होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हता अंक जो है 30% यहाँ पर भी है। ठीक है, 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र देखिए दोस्तों, एक हो गया। ठीक है, सामान्य हिंदी का, इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। यह केवल एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, आप 30% अंक लाते हैं तो आपको दूसरा पेपर आपका दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं लाते हैं 30% अंक तो आपका दूसरा पेपर जो है जांचा ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए द्वितीय प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। यह प्रश्न पत्र देखिए 200 पूर्णांक होगा। इसका जो पूर्णांक होगा 200 का होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या निगेटिव मार्किंग है। देखिए दोस्तों, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। 0.2 अंक काटा जाएगा। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.2 अंक आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की 6 गुना अभ्यर्थियों को जो है चयन की कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अगर दूसरे चरण का जो एग्ज़ाम है उसमें आप सफल होते हैं तो उसमें जो है 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण कराया जाएगा। तीसरा चरण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण का है। इसमें देखिए दौड़ है। दौड़ जो है 1600 मीटर का है, यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए समय सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है 6 मिनट 30 सेकेंड। ये सभी पुरुषों के लिए है, चाहे किसी भी वर्ग के पुरुष हों, चाहे वो बिहार से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हों, या वो किसी भी श्रेणी के हों, उन्हें 6 मिनट 30 सेकेंड में इतनी दौड़ पूरी करनी है 1.6 किलोमीटर की। और वहीं अगर महिलाओं की बात कर लें तो 1 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है सिर्फ 6 मिनट में उनको। ठीक है, चाहे वो किसी भी कोटि की महिला हो। ऊंची कूद के लिए सभी पुरुषों के लिए 4 फीट यहाँ पर निर्धारित है,
4 फीट उनको कूदना है। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। आप सारे चरणों को पार करते हुए आते हैं और अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आपको सीधे वहाँ पर असफल कर दिया जाएगा। और सभी महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उनको जो है 3 फीट जो है कूदना अनिवार्य है सभी महिलाओं के लिए। ठीक है। लंबी कूद के लिए दोस्तों सभी वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट। ठीक है। अगर 12 फीट से कम आप कूदते हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी से हो। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं गोला फेंक भी होगा इसमें। सभी वर्ग के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा, जो है कि 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और इसे 10 फीट फेंकना अनिवार्य है। इससे कम अगर महिला अभ्यर्थी फेंकती हैं गोला को तो वो असफल घोषित कर दी जाएंगे, यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है। देखिए नियत समय दिया गया है। पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट। दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद और लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक है दोस्तों, और गोला फेंक, यह तीनों जो स्पर्धा है, अगर आप निर्धारित समय में अगर दौड़ को पूरा नहीं करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको पहले दौड़ कंप्लीट करना होगा। ठीक है। पहले आपको दौड़ कंप्लीट करना होगा। दौड़ कंप्लीट करने के बाद ही आपको विभिन्न स्पर्धाओं में जो है आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इन सब चीज़ों के गुजरने के बाद अभ्यर्थियों की देखिए मेगा सूची तैयार की जाएगी। उनका फिजिकल टेस्ट होने के बाद उनका जो है मेडिकल टेस्ट होगा, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं या नहीं है। वहीं कुछ देखिए महिलाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं, उसे हम आपको बताएंगे। जो विवाहित महिला हैं, मेगा सूची हो गया। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की, हाँ देखिए, अगर आपकी शैक्षिक योग्यता समान हो जाती है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, आपकी सारी योग्यताएं किसी अन्य अभ्यर्थी से मिलती हैं, तो उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जी की जाएगी। यानी कि अगर मेगा सूची में कुछ बच्चों का होता है कि समान अंक आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो है वरीयता क्रम, उनका जो है हाई स्कूल में जो नाम है उसके वर्णमाला के क्रम के अनुसार दिया जाएगा। देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 32% है। यानी आपको 32% लाना अनिवार्य है। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं अनुसूचित जनजाति से या अनुसूचित जाति से, ठीक है। वहीं ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए 34% यहाँ पर लाना अनिवार्य है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 36.5 और सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। यहाँ पर रिक्तियों का विवरण दिया गया है, किस कैटेगरी में कितने रिक्त हैं। जैसे अनुसूचित जाति में यहाँ पर 275 दिया गया है, जिसमें से 66 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है और 4 जो है भूतपूर्व सैनिकों के जो है पोता पोती नाता नातिन के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 16 है, 4 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 यहाँ पर रिक्त पद हैं, 75 महिलाओं के लिए इसमें से हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 107 है, जिसमें से 36 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सब इसी के अंतर्गत हैं। अनारक्षित के लिए 441 हैं, यानी ओबीसी जनरल के लिए और बिहार राज्य से बाहर के लिए, और जिसमें से 153 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 111 यहाँ पर रिक्तियाँ हैं और 34 जो है महिलाओं के लिए हैं। वहीं ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर 5 जो है रिक्तियाँ जो है आरक्षित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, यह सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको उस आरक्षण का लाभ मिलेगा अगर आप आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, कट ऑफ की तिथि देख लेते हैं। यहाँ पर कट ऑफ की तिथि का क्या है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक की आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 की निर्धारित की जाएगी।
यानी कि जो भी उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी वह 1 अगस्त 2023 को निर्धारित की जाएगी। इसी उम्र सीमा के दायरे के अंतर्गत आने वाले लोगों को जो है परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। चिकित्सीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, आपको अपना चिकित्सीय जांच करवाना है, ठीक है, सत्यापन करवाना है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, है ना। अगर आप ऐसे नहीं है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई जानकारी छुपाई है, आपने गलत जानकारी दी है, ठीक है, आवेदन करते समय, तो जांच होगा, उसमें अगर गलत पाया जाएगा तो आपका जो है भर्ती निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए, आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन करना है, ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन नहीं करना है। वहीं बिहार राज्य के मूल निवासी, देखिए अगर आप ओबीसी से हैं और बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अनारक्षित वर्ग अभ्यर्थी राज्य के बाहर के चाहे किसी भी कोटि वर्ग के हों, जेंडर हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र 700 रुपया, ठीक है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि आवेदन शुल्क की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, किसका 700 लगेगा और किसका 400 लगेगा, यह बात आप समझ लीजिए कि अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं और ओबीसी से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या सामान्य वर्ग से हैं या बिहार के बाहर के हैं, अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो यार चाहे आप किसी भी श्रेणी के हों, चाहे ओबीसी हो, एसटी एसटी हो, थर्ड जेंडर हो, सामान्य से हो, आपका 700 रुपया लगेगा, ठीक है, आपका 700 रुपया लगेगा। वहीं आप अगर बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, एससी एसटी से आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी थर्ड जेंडर के लिए जो है 400 रुपया लगेगा, ठीक है। यानी कि जो भी सामान्य हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, बिहार राज्य के बाहर के, उनका 700 लगेगा। बाकी लोगों का जो बिहार राज्य के अंदर के हैं, एससी एसटी से हैं, ओबीसी वर्ग को छोड़कर थर्ड जेंडर हैं, तो उनका 400 रुपया लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से आपको जमा करना है पैसा। देखिए, भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक अभ्यर्थी उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर संवाद करेगा, यानी कि आपको गलत अमाउंट डिस्कनेक्ट नहीं किया गया। देखिए, मोबाइल नंबर जो है आपको नहीं देना है, ठीक है, जो पूरी तरीके से बंद हो जाए तो आपको वही देना है जो आपका चालू हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है, अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि सही उल्लेख करेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम आदि सूचनाएं सही सही भरेंगे, ठीक है। प्रमाण पत्रों के मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब अगर आपने गलत तरीके से कोई फर्जी नाम भरा है, पता भरा हुआ है, तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपको जो भी जानकारी देनी है वह सही देनी है और पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। गलत होने की दशा में अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो उसमें क्या करना है कि आपको संशोधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। संशोधन यहाँ पर नहीं होगा, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, संशोधन नहीं होगा, संशोधन नहीं है। तो संशोधन नहीं है तो आपको करना क्या होगा कि पंजीकरण रद्द करना होगा। पंजीकरण रद्द करने का ऑप्शन आएगा, पंजीकरण रद्द करेंगे, उसके बाद आप जो है फिर से फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर से फॉर्म भरेंगे। अगर आपने पैसा जमा कर दिया है तो वह पैसा आपको वापस नहीं होगा, आपको पुनः आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है। देखिए, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद ऐसे विवरण एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण फॉर्म जो है भरना है, ठीक है, उससे रद्द कर सकते हैं, लेकिन भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। फोटो, हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से भरनी है। फ़ोटो अच्छे तरीके से लगाना है, ज़्यादा पुराना फ़ोटो ना हो दोस्तों, ठीक है। अंतिम तिथि 5 नवंबर यहाँ पर दी गई है, 5 नवंबर अंतिम तिथि है। इसके बाद डेट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। उम्मीदवार का रद्दीकरण का यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से उसका रद्दीकरण कर दिया। आवेदन पत्र का प्रथम भाग भरा न जाना, परंतु द्वितीय भाग का भर सबमिट न होना, फोटो हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना, इन सब अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके फॉर्म में तो आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा सरकार द्वारा। जेंडर को सही तरीके से नहीं भरा आपने तो वो सब कुछ आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा। कट ऑफ तिथि तक शैक्षिक योग्यता धारण न करने वाले, भारत का नागरिक न होने की स्थिति में ही आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, आप परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। चलिए,
देखिए, विवाहित महिलाओं के लिए खास निर्देश दिया गया है। जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें यह जानना बेहद आवश्यक है। ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सक परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप गर्भवती हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया से। इसलिए यह प्रक्रिया होने में पूरा 6 माह का समय लगेगा। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से अस्वस्थ होने की वह जो है स्वस्थ हैं, ठीक है। इस तरीके की उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अगर इस तरीके की कोई परेशानी पाई जाती है तो उन्हें जो है पहले ही भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। तो ये रहा बिहार एसआई का जो निकला हुआ है वैकेंसी, उसका पूरा डिटेल दोस्तों। तो मैंने शुरू से लेकर अंत तक आपको सारी चीज़ें समझाई। अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत और तत्काल पहुंच सके। सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।